नमस्कार आप सभी को। तो जैसे कि कल मैंने मेंस में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराए थे कि बताया था आपको आंसर्स क्या हैं। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी सेकंड पार्ट में आपको बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या उनके जवाब थे और आपने किस हद तक स्कोर किया। आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। कुछ और क्वेश्चन आपका जो रह गया हो, जो आपको पता हो यहाँ पे नहीं कवर हुआ हो, और अगर जो है आपका एग्ज़ाम कैसा गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायर टू एडमिनिस्ट्रिंग डिजॉक्सिन टू अ क्लाइंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर द नर्स नीड्स टू असेस। ये मैंने पढ़ाया था आपको कि डिजॉक्सिन जब भी देते हैं तो क्या करते हैं, हम हमेशा एपिकल पल्स को असेस करते हैं, क्योंकि एपिकल पल्स जो है ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और अगर हम अडल्ट की बात करें और लेस देन 60 एपिकल पल्स होती है तो हम क्या करते हैं, डिजॉक्सिन को स्टॉप कर देते हैं। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इंडिकेट करता है वो। और अगर चिल्ड्रन की बात करें तो लेस देन 70 पे हम बंद कर देते हैं, और अगर नियोनेट्स की बात करें तो बिल्कुल लेस देन 90 पे हम उसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो डी होगा कि एपिकल पल्स पहले असेस करनी है। अगर पहले से ही एपिकल पल्स कम है तो हम ये नहीं देंगे, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी क्या होने वाला है, एपिकल पल्स का कम होना। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द पेशेंट एडमिटेड विद फॉलोइंग कंडीशन, हाइपरग्लाइसीमिया है, डिस्निया है, फ्रूटी स्मेल है, देन व्हाट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज प्रेजेंट। ये भी मैंने पढ़ाया था आपको लेकिन दूसरे फॉर्म में कि कीटोन बॉडीज प्रेजेंट हो जाती हैं इस केस में। फ्रूटी स्मेल है तो कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस इंडिकेट कर रहा है। और जब भी कीटोन बॉडी होती है तो बॉडी में क्या होता है, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होती है। और हमेशा डिहाइड्रेशन में कौन सी कंडीशन लीड करती है, हाइपोकैलेमिया। इसीलिए हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट देते हैं ताकि जो डिहाइड्रेशन है उसको ठीक किया जा सके, और पोटेशियम जो है पोटेशियम रिप्लेसमेंट भी किया जा सके। तो यहाँ पे ए राइट आंसर होगा, हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट, अ नर्स केयर फॉर अ पेशेंट विद वुंड इन्फेक्शन for wound infection, then what is the most appropriate condition which she should regularly assess। अब wound infection है तो wound infection में हम हमेशा क्या देखते हैं, टेम्परेचर मॉनिटरिंग रहती है, क्योंकि ये क्या इंडिकेट कर रही है, इन्फेक्शन का लेवल इंडिकेट कर रही है। अगर टेम्परेचर जो है कंटिन्यूसली राइजिंग साइड पे रह रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शन बहुत ही हाई है बॉडी में और सबसाइड नहीं हो रहा है। तो ए राइट आंसर होगा कि असेस टेम्परेचर रेगुलरली। बाकी चीज़ें भी करेगी नर्स इसमें से, लेकिन जो रेगुलरली असेस करने वाला बात है वो टेम्परेचर है। कल्चर जो है वो एज़ पर हॉस्पिटल गाइडलाइन जनरली 3rd और 7th डे पे जाता है, और ब्लड सैंपल्स एज़ पर ऑर्डर जाएंगे। वो रेगुलर असेस करने की ज़रूरत नहीं है। वुंड मार्जिन्स जो है वो डॉक्टर्स असेस करेंगे। सो यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मॉर्फिन टॉक्सिसिटी। ये भी एक क्वेश्चन बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन था, मॉर्फिन टॉक्सिसिटी में क्या प्रेजेंट होता है। तो मॉर्फिन क्या है, एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, और इसमें जनरली क्या पिन पॉइंट प्यूपिल्स, लैक्रिमेशन, ये सब कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और पिन पॉइंट प्यूपिल का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, मियोसिस होता है। तो ए राइट आंसर होगा। और अगर मॉर्फिन टॉक्सिसिटी होती है तो हम क्या देते हैं, एंटीडोट, नैलेक्सोन एज ए एंटीडोट देते हैं। तो यहाँ पे एंटीडोट नहीं पूछा गया था, साइन ऑफ मॉर्फिन टॉक्सिसिटी पूछा गया था। एंड बीइंग अ ओपियोइड, ये जो है पिन पॉइंट प्यूपिल्स को लीड करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स को लीड करता है। Next, a postpartum client complains of rectal pressure and severe pain in her perineum. This may be indicative of। जब भी रेक्टल प्रेशर और इस तरीके के साइन इंडिकेट होते हैं तो ये एक हीमेटोमा और वजाइना या वल्वल जो है हीमेटोमा को इंडिकेट करता है। तो डी राइट आंसर होगा। इसके साथ साथ क्या है, इनएबिलिटी टू पास यूरिन भी जर्नली इन पेशेंट्स में देखने को मिलता है, अगर इनमें हेमेटोमा ऑफ वजाइना या वल्वा प्रेजेंट होता है। तो ये भी साइनिक एडिशन में होता है। नेक्स्ट, 4-year-old चाइल्ड इज बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर सीवियर क्रूप किस में होता है, लैरेंजो ट्रैकियोब्रोंकाइटिस में। जब इन तीनों की स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, उस चीज़ में जो खांसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रूप बोलते हैं। और जो है इसमें क्या इंस्ट्रक्शन देनी है मदर को,
take him in the bathroom, turn on hot water and close the door. B, give him a dose of antihistamine. C, give large amount of clear fluids if drooling occurs. And D, place him near a cooled mist vaporizer and encourage crying. क्राइंग तो नहीं एनकरेज करना है क्योंकि ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की डिमांड को इंक्रीज कर देगा, ऐसा नहीं करना है। एंटीहिस्टामिन्स जो है वो देने हैं, लेकिन यहाँ पे होम ट्रीटमेंट की बात है तो होम ट्रीटमेंट रहता है ये कि उसको बाथरूम में ले जाके क्या करना है, हॉट वाटर ऑन कर देना है ताकि क्या हो, वेपर्स हो, और वेपर्स जो है वो अंदर बच्चा इनहेल करे और सिक्रीशंस लूज हो। ठीक है, यही कारण रहता है ये करने का, तो सिक्रीशंस लूजन करनी है, इसी कारण जो है ये सलाह देते हैं ऑप्शन ए। Next, a male client is started on IV anticoagulant therapy with heparin. Which of the following laboratory studies will order to monitor? अब heparin दे रहे हैं, heparin कैसा ड्रग होता है, एंटीकोएगुलेंट ड्रग है। ये या तो हम आईवी रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। तो जब भी हम कभी एंटीकोएगुलेंट दे रहे होते हैं तो हमें पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो देखना होता है। जनरली ये टाइम जो है इंक्रीज़ हो जाता है, ये 35 से 85 सेकंड तक इंक्रीज़ कर जाता है। अगर ये इस टाइम को मॉनिटर करते रहना, ये टाइम बहुत ज़्यादा भी इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा तो क्या हो जाएगा, रिस्क फॉर ब्लीडिंग हो जाएगा, इसीलिए इस चीज़ को मॉनिटर करना है। तो पीटीटी टाइम जो है हेपारिन के साथ हम मॉनिटर कराते हैं। Next, a patient who was infected with MRSA, a nurse assigned for the colostomy care and contact precautions are allowed, then what should the nurse use? ये मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन आपको कराया था कि MRSA का पेशेंट है, कोलोस्टमी केयर करना है, तो गाउन, ग्लव्स एंड गोगल्स पहनना। गोगल्स क्यों, क्योंकि स्प्लैश हो सकता है वाटर और आई तक भी पहुंच सकता है। कोलोस्टमी केयर जब आप दे रहे हैं तो थोड़े बहुत छींटे लग सकते हैं, इसीलिए जो है आई वेयर भी पहनना है, और गाउन, ग्लव्स तो आपके स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का पार्ट है, सो ये वेयर करना है। MRSA है क्या, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और अगर इन पेशेंट्स के आइसोलेशन की बात करें तो इनको कैसे रखते हैं, या तो कम्प्लीटली आइसोलेटेड रखते हैं या विद कोहार्ट पेशेंट रखते हैं, मतलब जिनको मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है उन्हीं के साथ इनको रखा जाता है क्योंकि हाईली इन्फेक्टिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट, अ मेल क्लाइंट वॉज इन्वॉल्व इन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, तो nurse caring for him on evening notices that on admission to the hospital he has lost a lot of blood and require multiple blood transfusion. The nurse would anticipate which blood product will be ordered. अब जो blood loss होता है तो उसमें हमेशा क्या देते हैं, पैक्ड RBCs देते हैं, क्योंकि जो है हीमोग्लोबिन लेवल बहुत डाउन हो गया होगा, और आरबीसी ही क्या होता है जो ऑक्सीजन को कैरी, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन से बाइंड होता है, तो ऑक्सीजन डिमांड को भी पूरा करना है और उसका जो ब्लड लॉस है उसको भी रिप्लेस करना है, तो पैक्ड आरबीसीज यहाँ पे दिए जाते हैं। और दूसरी चीज़, अगर हमें मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने हैं, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने हैं, तो हम मैसिव कब कहते हैं कि जब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, अगर हम 24 घंटे में कितने दे रहे हैं, 10 ट्रांसफ्यूजन्स अगर हम करें, देन इट इज़ नोन एज मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अभी यहाँ पैक्ड रेड ब्लड सेल इज द ऑप्शन। The nurse would expect to include which of the following when planning the management of client with Lyme disease। ये भी मैंने आपको एज इट इज़ क्वेश्चन कराया हुआ है कि लाइम डिजीज़ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट पार्ट स्टार्ट करना है, और ट्रीटमेंट किससे होता है, टेट्रासाइक्लिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, तो बी राइट आंसर होगा। द नर्स वुड नीड टू मॉनिटर द सीरम ग्लूकोज level of client receiving which of the following medication owing to the effect on gluconeogenesis, नियोलाइसिस एंड इंसुलिन रिलीज। ग्लूकोनियोलाइसिस की ज़रूरत कब होती है, जब बॉडी को ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जनरली जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तब ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, और ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ऑब्वियसली इंसुलिन भी ज़्यादा रिलीज़ होगा। ठीक है, तो ये कौन सा ड्रग करता है, ये एपिनेफ्रिन करता है, जो कि बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है, और हमारी बॉडी को कॉम्बैट करने के लिए ये जो है ग्लूकोजिनोलाइसिस करता है, ताकि ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो सके और बॉडी जो है स्ट्रेस के कंडीशन से बाहर आ सके। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द लेबर यूनिट ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, +2 स्टेशन पे है, +2 स्टेशन मीन्स। ये भी मैंने एज इट इज क्वेश्चन कराया था, डायग्राम की हेल्प से आपको बताया था
कि जनरली अगर इशियल स्पाइन से ऊपर होता है तो वो स्टेशंस होते हैं माइनस में, और इशियल स्पाइन से नीचे होता है तो वो प्लस में होते हैं। यहाँ पे इशियल स्पाइन से नीचे है तो +2 का मतलब है नीचे 2 सेंटीमीटर नीचे है प्रेजेंटिंग पार्ट सी। Next, during a client's first postpartum day, the nurse assessed that the fundus was located laterally to the umbilicus. फंडस जो है जनरली नीचे होना चाहिए था, लेकिन जो है ये अम्बलिकस के लेवल पे है, तो इसका मतलब क्या है हो सकता है, जनरली जब ब्लैडर डिस्टेंडेड होता है उस टाइम पे यहाँ पे इसका लेवल दिखाई दे जाता है। तो पहले ये इंश्योर करना है कि ब्लैडर तो नहीं डिस्टेंडेड है, तो डी आंसर होगा इसका। Next, a patient having absent P wave, regular RR interval and QRS complex is irregularly irregular. Which of the following condition? ये कल मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको बताया था, पर शायद ये जो है स्टेटमेंट फॉर्म में आया था, तो यहाँ पे ये एट्रियल फिब्रिलेशन कहलाता है, जहाँ पे P वेव एब्सेंट होती है और इरेगुलर जो है QRS कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट, on admission, the client has signs and symptoms of pulmonary edema. The nurse places the client in most appropriate position. Which of the following is this? यहाँ पे हाई फाउलर पोजीशन में किया जाता है ताकि जो है डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाए और थोड़ा एक्सपेंड कर जाए लंग्स, तो इसलिए हाई फाउलर पोजीशन इसमें दी जाती है। Next, 35 weeks pregnant is undergoing a non-stress test. During the 20 minutes examination, the nurse notes that 3 movements accompanied by acceleration of fetus has each 15 beats per minute lasting 15 seconds. The nurse interprets this test to be, ये टेस्ट जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बताता है रिएक्टिविटी ऑफ द, कि रिएक्टिविटी है मतलब कि 20 मिनट में अगर 3 से ज़्यादा इंटरवल हो रहे हैं और तो बच्चे की हार्ट रेट जो बढ़ रही है वो नॉर्मल अपने आप आ रही है, तो इसका मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज़ रिएक्टिव एंड नॉर्मल। और ये अच्छी बात इंडिकेशन होती है प्रेगनेंसी में टेस्ट का रिएक्टिव होना। Then 7-year-old child is brought to emergency department at midnight by the mother. After symptoms appear abruptly, the nurse initial assessment reveals temperature है, difficulty swelling है, drool कर रहा है बच्चा, absence of cough, spontaneous cough and agitation है। तो किस चीज़ का सिम्टम है, ये जनरली सिम्टम होता है एपिग्लोटाइटिस का, तो यहाँ सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एल्डरली पेशेंट में डिलीरियम क्यों होता है? डिलीरियम जो है सडन लेवल ऑफ सडन कॉन्शियसनेस का जाना या सडन जो है पेशेंट का डिसोरिएंटेड होना, वो डिलीरियम कहलाता है। और इनमें जनरली हाइपोक्सिया वाले कंडीशन में जब ब्रेन टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलती, उस कंडीशन के कारण डिलीरियम होता है। Next, a 26-year-old client is in a treatment center for alprazolam abuse and continue to manifest a moderate level of anxiety. After requesting medication for his nerves, including in the client's plan of care, alternate method of coping with stress and anxiety other than use of medication. After interviewing with assistance in stress reduction technique, identifying the feeling and past coping, the nurse evaluate the outcome as being met. यहाँ पे क्वेश्चन पता नहीं इतना लंबा आया था या नहीं आया था, लेकिन जो फीडबैक मिला वो इसी तरीके से कि शायद ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक एल्प्राजोलैम की जो है अब्यूज़ है और उसको अभी मेडिकेशन तो दे दी है, लेकिन मेडिकेशन से अलावा जो उसको सिखाया जा रहा है स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेजमेंट, उसका आउटकम मेट हो गया है, मतलब उसका आउटकम ठीक है, वो नर्स कैसे इवेल्युएट करेगी? यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा कि जब क्लाइंट है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा अपनी एबिलिटी की वो फिज़िकल और एक्सरसाइज कर पा रहा है, फिज़िकल एक्टिविटी कर पा रहा है अपनी नर्वसनेस को हैंडल करने के लिए फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द एवरीडे लाइफ, तो वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि पेशेंट जो है उस चीज़ में नहीं जाएगा जो अब्यूज़ वाली चीज़ में, और वो अब इजीली हैंडल कर पा रहा है, तो बी राइट आंसर होगा। Next, assessment of severe depression in the client reveals feeling of hopelessness, worthlessness, delusional thinking, negative view of self and feeling of abandonment. These clinical features of the client depression alert the nurse to prioritize problem. अब ये कल शायद अलग दूसरी शिफ्ट में इस तरीके से क्वेश्चन था कि ये सारी सिम्टम्स प्रेजेंट है, तो वो किस तरीके का डिप्रेशन था, तो वो क्या था, सीवियर डिप्रेशन था। और जब सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं तो वो किस चीज़ की टेंडेंसी होती है, उनको सुसाइडल टेंडेंसी होती है, तो पॉसिबल हार्म टू सेल्फ इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट 5-year-old चाइल्ड हैज़ सफरिंग अ 2nd डिग्री थर्मल बर्न। 48 घंटे के बाद जो है नर्स क्या असेस करेगी। एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है अगर फ्लूइड रिससिटेशन का बेटर आउटपुट क्या होगा, तो वहाँ पे ऑप्शन था यूरिनरी आउटपुट। शायद दूसरी शिफ्ट में इस तरीके से क्वेश्चन था, तो ये यहाँ पे 48 घंटे के बाद फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के लिए मॉनिटर करेगी, क्योंकि बहुत सारा फ्लूइड हम एकदम से दे देते हैं तो साइन देखने होते हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस तो नहीं हो गया है। सो दीज वर द एडिशनल क्वेश्चंस इन एडिशन टू दैट। अगर आपका कोई और फीडबैक है, कोई और क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आगे भी अपनी सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।